स्टूडेंट्स, आज के हम अपने लेक्चर में जो थेरी आईआर की डिस्कस करेंगे दैट इज़ बिहेवियरलिज्म थेरी। ठीक है जी। अब बिहेवियरल साइकोलॉजी आल्सो नोन एज बिहेवियरलिज्म इज़ अ थेरी ऑफ लर्निंग बेस्ड अपॉन द आइडिया दैट ऑल बिहेवियर्स आर एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग। नाम से ही देखें आपको लग रहा है बिहेवियरलिज्म, सो इट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर। अब वो क्या क्या बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ह्यूमन जो बिहेवियर्स होते हैं वो खुद ब खुद अकर नहीं होते, उनके पीछे एक ख़ास एक पर्टिकुलर रीज़न होती है जिसको उन्होंने कंडीशनिंग का नाम दिया है। दे एडवोकेटेड बाय फेमस साइकोलॉजिस्ट सच एस जॉन बी वॉटसन, बी एफ स्किनर। ठीक है। अब जो उसके बिहेवियरलिज्म के जो एडवोकेट्स हैं, जो सपोर्टर हैं, वो फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि इसमें ह्यूमन बिहेवियर की बात हो रही है और कंडीशनिंग की बात हो रही है। वो जो बिहेवियर हैं किस चीज़ से इंस्पायर्ड होते हैं। तो बेसिकली इसको जो थेरी है ये साइकोलॉजी की एक थेरी है, लेकिन हम इसको इंटरनेशनल रिलेशंस में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर शेप द बिहेवियर ऑफ द स्टेट, और जो स्टेट्स हैं वो किस तरह से इंटरनेशनल एरिना में इंटरनेशनल रिलेशंस में एक्ट करती हैं। दिस आईआर इज ऑल अबाउट दैट। इसलिए बिहेवियरलिज्म को हम इसमें पढ़ते हैं, ऑल दो ये साइकोलॉजी की थेरी है। अब जो इसके फेमस सपोर्टर हैं, एडवोकेट हैं, उनमें जॉन बी वॉटसन है और बी एफ स्किनर हैं। Behavioral theories dominated psychology during the early half of the 20th century. Today, behavioral techniques are still widely used in therapeutic settings to help clients learn new skills and behaviors. थोड़ा सा उसका उन्होंने बैकग्राउंड बताया है कि अर्ली हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में ये थेरीज जो हैं थी, आजकल इनका किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। द स्कूल ऑफ बिहेवियरलिज्म इमर्ज इन द 1910 लेड बाय जॉन बी वॉटसन। अब जो बिहेवियरलिज्म स्कूल है वो 1910 में वो कहते हैं इमर्ज हुआ है, और उसके फाउंडर कौन है, जॉन बी वॉटसन है। अनलाइक साइको डायनामिक थेरिस्ट, बिहेवियरलिस्ट स्टडी ओनली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। अब वो कहते हैं कि बिहेवियरलिस्ट जो हैं, जो इस थेरी के एडवोकेट्स हैं, जो सपोर्टर हैं, वो किस चीज़ को स्टडी करते हैं, वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को स्टडी करते हैं। वो बिहेवियर जो इंसान के एक्शन से नज़र आते हैं, ठीक है, उसकी मूवमेंट से नज़र आते हैं, वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होते हैं, क्योंकि उसके इनर में इनसाइड उसके क्या चल रहा है आप उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। आप उस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं जो बाहर वो अपने एक्शन से शो कर रहा होता है। सो बिहेवियरलिस्ट जो है वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को स्टडी करते हैं। देयर एक्सप्लेनेशन ऑफ पर्सनैलिटी फोकस ऑन लर्निंग, स्किनर एंड वॉल्टर मिचर आल प्रपोज्ड इंपॉर्टेंट बिहेवियरलिस्ट थेरिस्ट। ठीक है, ये कुछ उन्होंने थेरिस्ट के नाम बताए हैं। एजम्पशंस ऑफ बिहेवियरलिज्म, लर्निंग अकर्स थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। अब जो इसकी बेसिक एजम्पशन है बिहेवियरलिज्म की, उसमें वो कहते हैं कि आप किस तरह से लर्न कर सकते हैं। यू कैन लर्न व्हेन यू इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट। देखिए, जब हम इंटरेक्ट करते हैं, जब हमारा इंटरेक्शन होता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है, तभी हम कुछ लर्न करते हैं ना। तो इसी तरह से वो कह रहा है कि लर्निंग तब हो सकती है जब आप इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट में रहने वाले लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। एनवायरनमेंट शेप्स बिहेवियर। आगे वो कहता है कि एनवायरनमेंट जो है वो बिहेवियर को शेप करता है। ठीक है, आप किस तरह इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आप उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बिहेव करेंगे। क्लासरूम का एक इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे आप डिफरेंटली बिहेव करते हैं। इसी तरह से जब आप फ्रेंड सर्कल में बैठे होते हैं, वो एक डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे आप थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करते हैं। इसमें उन्होंने वही बात की है कि जो इन्वायरमेंट है इट शेप द बिहेवियर। क्लासरूम में आप यू हैव टू मेंटेन द डिकोरम ऑफ दैट इन्वायरमेंट। ठीक है, क्लासरूम का एक डिसेंसी होती है, डिकोरम होता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन हो रहा होता है, एक लर्निंग इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे टीचर भी और स्टूडेंट्स भी डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। इसी तरह जब आप किसी फ्रेंड की कंपनी में बैठे होते हैं तो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है, और उस फ्रेंडली इन्वायरमेंट में आप डिफरेंटली बिहेव कर रहे होते हैं, आप जोक्स भी क्रैक कर रहे होते हैं, आप हंसी मजाक भी कर रहे होते हैं। ठीक है जी। सो दिस इज़ हाउ इन्वायरमेंट शेप्स द बिहेवियर। टेकिंग इंटरनल मेंटल states such as thoughts, feelings and emotions into consideration is useless in explaining behavior. अब इसमें उन्होंने वही बात की है कि जो इंटरनल इंसान की मेंटल जो स्टेटस है उसमें उनकी थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस आ जाते हैं। वो कहते हैं कि आप उसको यूजलेस है उसको स्टडी करना, क्योंकि आपको नहीं पता होता इंसान के अंदर क्या चल रहा है। आप सिर्फ ऑब्जर्वेबल जो उसके बिहेवियर होते हैं, एक्शंस होते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं।
क्लासिकल कंडीशनिंग की उन्होंने बात की है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्लासिकल कंडीशनिंग. द अनकंडीशनड स्टिमुलस. द अनकंडीशनल स्टिमुलस इज वन दैट अनकंडीशनली, नेचुरली एंड ऑटोमेटिकली ट्रिगर्स अ रिस्पॉन्स. अब अनकंडीशनल स्टिमुलस वो कहते हैं कि जो अनकंडीशनली, नेचुरली और ऑटोमेटिकली ट्रिगर होता है आपका रिस्पॉन्स. ठीक है, आप अब्रप्टली, अचानक से, ऑटोमेटिकली, नेचुरली किसी चीज़ की तरफ जो आपका रिस्पॉन्स होता है. लेट्स सपोज आप कोई खुदा न खास्ता कोई बैड न्यूज़ सुनते हैं रिलेटेड टू द इकॉनमी ऑफ योर कंट्री. ठीक है, कि पाकिस्तान की इकॉनमी नीचे जा रही है, या पॉवर्टी एंड इन्फ्लेशन से रिलेटेड कोई बात सुनते हैं, या किसी की खुदा न खास्ता मौत की खबर सुनते हैं, तो हमारा जो नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होता है, वो क्या होता है, हम उस पर दुख का इजहार करते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ आवर दैट नेचुरल रिस्पॉन्स जो नेचुरली ट्रिगर होता है, अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है वो. द अनकंडीशनल रिस्पॉन्स. द अनकंडीशनल रिस्पॉन्स इज द अनलर्नड रिस्पॉन्स दैट अकर्स नेचुरली इन रिस्पॉन्स टू द अनकंडीशनल स्टिमुलस. इसमें भी वही बात है, वो कहते हैं कि वो रिस्पॉन्स, ठीक है, जो आपका नेचुरली अनकंडीशनल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में आता है, उसको अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कहते हैं. द कंडीशनड स्टिमुलस. द कंडीशनड स्टिमुलस इज प्रीवियसली neutral stimulus that often becoming associated with the unconditioned stimulus eventually comes to trigger a conditioned response. The conditioned response is the learned response to the previously neutral stimulus. ठीक है, अब उसमें ऊपर वाले जो दो हैं उनमें देखें, उन्होंने नेचुरली वो कहते हैं, अनकंडीशनली, ऑटोमेटिकली जो रिस्पॉन्स आता है उसको अनकंडीशनल कहते हैं. लेकिन जो कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशनल रिस्पॉन्स है उसके पीछे कोई वजह होती है, वो नेचुरली नहीं आता, ऑटोमेटिकली नहीं आता. ठीक है, जो आपके प्रीवियस बिहेवियर्स होते हैं, प्रीवियस रिस्पॉन्सेज होते हैं, उनके नतीजे में आता है. आगे है जी क्लासिकल कंडीशनिंग. अब क्लासिकल बिहेवियरलिस्ट जो है वो डिफरेंट फिनोमेना एसोसिएटेड विद क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करते हैं. सबसे पहले है एक्विजिशन. एक्विजिशन इज द इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग व्हेन अ रिस्पॉन्स इज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड एंड ग्रेजुअली स्ट्रेंथन. इनिशियल जो स्टेज होती है लर्निंग की, ठीक है, जब रिस्पॉन्स एस्टैब्लिश हो रहा होता है, उसको उन्होंने एक्विजिशन का नाम दिया है. जो इनिशियल स्टेज है लर्निंग की, ठीक है, तब आपका रिस्पॉन्स जो है वो बिल्ड नहीं हुआ होता, फर्स्ट स्टेज पे होता है, आप उसको एस्टैब्लिश कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्विजिशन. आगे है जी एक्सटेंशन. एक्सटेंशन इज व्हेन द अकरेंस ऑफ अ कंडीशनड रिस्पॉन्स डिक्रीजेस और डिसअपीयर. जब एक कंडीशनड रिस्पॉन्स जो है वो अकर होता है और वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको उन्होंने एक्सटेंशन का नाम दिया है. स्पॉन्टेनियस रिकवरी. Spontaneous recovery is the reappearance of the conditioned response after a rest period or period of lessened response. Spontaneous recovery का मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली फिर आप दोबारा से अपना रिस्पॉन्स जो है उसको रिकवर करना शुरू कर. रिस्पॉन्स टुवर्ड्स अ सर्टेन थिंग. रिस्पॉन्स से मुराद यहाँ पे इंसान का बिहेवियर है कि आप पर्टिकुलर कंडीशन में किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, उसकी बात हो रही है सारी. कि एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट है, एक पर्टिकुलर कंडीशन है, ठीक है, उसमें आपका रिस्पॉन्स कैसा है, आप बिहेव कैसा कर रहे हैं, ठीक है, उसकी बात हो रही है. स्टिमुलस generalization is the tendency for the conditioned stimulus to evoke similar responses after the response has been conditioned. Discrimination के आगे बात हो रही है, is the ability to differentiate between a conditioned stimulus and other stimuli that have not been paired with an unconditioned stimulus. ये कुछ उसने क्लासिकल कंडीशनिंग बताई है, ठीक है, कि आप किस तरह से अपना जो है रिस्पॉन्स, अपना बिहेवियर अपना बिल्ड कर रहे होते हैं सर्टेन कंडीशंस में. नेक्स्ट है जी ऑपरेंट कंडीशनिंग. ऑपरेंट कंडीशनिंग वाज कॉइन्ड बाय बिहेवियरलिस्ट B.F. स्किनर. एज अ बिहेवियरलिस्ट, स्किनर बिलीव दैट इंटरनल थॉट्स एंड मोटिवेशंस कुड नॉट बी यूज्ड टू एक्सप्लेन बिहेवियर. अब वो कहते हैं कि जो इंसान की इंटरनल थॉट्स और मोटिवेशंस होती हैं वो इंसान के बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर सकती. इंस्टेड ही सजेस्टेड वी शुड लुक ओनली एट द एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल काजेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. जो इंसान की ज़ाहिरी जो ऑब्जर्वेबल काज होता है बिहेवियर का, जो मैंने आपको पहले बात बताई है, वो कहता है कि हमें उसको स्टडी करना चाहिए, इंसान के ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए.
टेक्निक्स इन बिहेवियरलिज्म में सबसे पहले है जी चेनिंग. दिस बिहेवियरल टेक्निक इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग अ टास्क डाउन इनटू smaller components. The simplest or first task is the process is taught first. Once that task has been learned, the next task can be taught. This continues until the entire sequence is successfully chained together. अब वो कहते हैं कि जो चेन होती है बिहेवियरलिज्म की, जो टेक्निक्स हैं, चेन होती है उसकी. सबसे पहले जो है आप एक चीज़ सीखते हैं, जब आप वो सीख लेते हैं उसके बाद आप एक दूसरी चीज़ की तरफ जाते हैं. ठीक है, तो ये एक चेन की सूरत में चलता रहता है. पहले आप उसकी प्राइमरी चीज़ सीखेंगे, फिर सेकेंडरी, इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे. प्रॉम्प्टिंग. दिस अप्रोच इन्वॉल्व यूजिंग सम टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट टू ट्रिगर अ डिज़ायर रिस्पॉन्स. दिस माइट इन्वॉल्व इश्यूज, a verbal cue such as telling the person what to do, or a visual clue such as displaying a picture designed to clue the response. इसमें वो कहते हैं कि आप हो सकता है कि इंसान के बिहेवियर को जज करते हैं, प्रॉम्प्ट करते हैं, आप उसको दिखाते हैं, कोई क्लू देते हैं, कोई वर्बल क्लू, इशारा देते हैं उसको, ठीक है, या फिर उसको कोई पिक्चर दिखाते हैं आप. शेपिंग. दिस स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स ग्रेजुअली अल्टरिंग अ बिहेवियर रिवार्डिंग क्लोजर एंड क्लोजर अप्रॉक्सिमिटी ऑफ द डिज़ायर्ड बिहेवियर. ठीक है, अब वो कहता है कि जी आप अल्टीमेटली इंसान का जो बिहेवियर है उसको शेप करते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, फिर आप उसको स्टडी करते हैं. क्रिटिसिज्म है बिहेवियरलिज्म पे. बिहेवियरलिज्म इज़ अ वन डायमेंशनल अप्रोच, ठीक है, टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर एंड दैट बिहेवियरल थेरीज डू नॉट अकाउंट फॉर फ्री. ठीक है, वो कहते हैं कि वन डायमेंशन अप्रोच है जी, आप सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है, उसको स्टडी करती है. बिहेवियरलिज्म डज नॉट अकाउंट फॉर अदर टाइप्स ऑफ लर्निंग, especially learning that occur without the use of reinforcement and punishment. People and animals are able to adopt their behavior when new information is introduced. Behavioralist researchers often do animal studies of behavior and then generalize their results to human beings. अब इस पे क्रिटिसिज्म है, वो कहते हैं कि क्या करते हैं इसमें, वो एनिमल के जो बिहेवियर्स हैं उसको स्टडी करते हैं और फिर उसको अप्लाई करते हैं ह्यूमन बिहेवियर पे. इस पर ये भी एक क्रिटिसिज्म है. बिहेवियरलिस्ट ऑफन underestimate the importance of biological factors by emphasizing the situation influence on personality. Social cognition theorists underestimate the importance of personality traits. ठीक है, ये सारी जो है उस पर क्रिटिसिज्म है. आसान है, इतना मुश्किल नहीं है. ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है और देखती है कि वो पर्टिकुलर जो कंडीशंस हैं, इन्वायरमेंट है, उसमें किस तरह से स्टडी करता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट बिहेवियरलिज्म. आई होप आप लोगों को कोई ऐसा मसला नहीं होगा. ठीक है, 2-4 इम्पॉर्टेंट इसके पॉइंट्स बस आप लोगों ने याद रखने हैं जो मैंने आपको इनिशियली फर्स्ट स्लाइड में बताए थे. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.